बांग्लादेश के लिए प्लान है ये बात बोलने वाले तारिक रहमान असल मायने में खुद को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? इसके समय में जो शेख हसीना के साथ हो रहा है वो इनके साथ हो चुका है। इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने शेख हसीना पर कोई बयान नहीं दिया। इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने भारत विरोधी कोई बयान नहीं दिया। आप फोर्सेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी सुरक्षा में ले जाया गया। इन्हें उस्मान हादी का मरना याद था, लेकिन साहब ये व्यक्ति अगर चुनाव जीतकर आता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो, मोहम्मद यूनुस को तारीख पसंद नहीं करते। तारिक रहमान उनकी विदेश नीति की तीखी आलोचना करते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं, ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। इसलिए हमने आज के टाइटल में यह कहा है कि इनका नुकसान हो रहा है। छात्र मूवमेंट चल रहा है तो यह मूवमेंट के शांत होने के इंतजार में है कि एक बार चीजें शांत हो जाएं, उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब मैं आऊंगा। इतने दिन तक बांग्लादेश के कंगाली में आकर मैं क्या करूं? ये लंदन में बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, लौट कर आते हैं, माताजी से मिलते हैं, मुलाकात होती है और इनके समर्थक इन्हें लेकर निकल पड़ते हैं। समर्थकों के साथ में रैली होती है, अत्यधिक सुरक्षा में कि कहीं इन्हें कोई गोली ना मार दे, इसलिए सब तरफ फोर्सेस तैनात हैं। बुलेट प्रूफ बस में इनको रवाना किया जाता है। आप फोर्सेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी सुरक्षा में ले जाया गया। इन्हें उस्मान हादी का मरना याद था, इन्हें इस तरीके से इतनी सुरक्षा में ले जाया गया। मोहम्मद यूनुस भी नहीं चाहते थे कि गलती से इनको कुछ हो गया तो इनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को पकड़ के ना पीटने लगे। खैर चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। बड़ी मात्रा में इनकी जनसभा में लोग आते हैं, लाखों लोगों की संख्या बताई जाती है और यह तस्वीर निकलकर बाहर आती है जिस समय पर यह जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तारिक रहमान के ट्वीट आते हैं, कहते हैं कि साहब मेरे लिए ये हिस्ट्री बनने जैसा है, इतने साल बाद मैं आया हूं और मेरे पास एक प्लान है। बांग्लादेश के लिए प्लान है ये बात बोलने वाले तारिक रहमान असल मायने में खुद को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए कि साहब सुनो, मेरे पास प्लान है का मतलब यही है कि मैं आकर के ऐसा करूंगा। अब बड़े सवाल है कि जब ये सत्ता को यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, किसके बारे में क्या बोला? इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने शेख हसीना पर कोई बयान नहीं दिया। इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने भारत विरोधी कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने जो बयान दिए वो छात्र आंदोलन पर जुड़े थे, उस्मान हादी पर जुड़े थे और देश की प्रोग्रेस को लेकर के जो इनका विजन है, साथ में 1971 या 90 या 96 में जो भी हुआ, उन सभी बातों को लेकर के इन्होंने चर्चाएं करी। इससे लोगों ने दो तरह के मत निकाले कि ये अपने आप को बांग्लादेश का एक विजनरी व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, ये औरों की तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि इन्हें ऐसा देख लिया जाए जैसे इस समय जमात के लोग या फिर वो जो यूथ लीडर्स निकल कर आए हैं उनकी तरह इन्हें इमेच्योर ट्रीट किया जाए। इन्हें ट्रीट किया जाए कि साहब ये सत्ता चला चुके हैं, प्रिंस हैं, सत्ता जानते हैं चलाना और इनके विजन आगे तक के हैं। ठीक है साहब, इनकी बात बाहर निकल कर आती है और ये अपनी तरफ से आई है वे प्लान करके बयान दे देते हैं। मेरे पास में पूरा प्लान है कि देश को कैसे चलाना है। पूरी तरह से चुप्पी मारी शेख हसीना के निर्वासन पर, हिंदुओं की हत्याओं के मामले पर पूरी तरह चुप्पी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना है। इस तरह से साहब तारिक रहमान ने अपनी जानकारी दी और हां, अपनी तरफ से डीप कंडोलेंसेस ये दे चुके थे उस्मान हादी को पहले ही। बाद में फिर शुरू करते हैं उन छात्र नेताओं से मुलाकात करने की यात्रा जो कि शेख हसीना के द्वारा गोली मारने पर घायल हुए थे। उनकी कब्र पर जाना, पिताजी की कब्र पर जाना, सावर शहीद स्मारक जाना, ये तमाम चीजें इन्होंने अपने द्वारा की। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना सब रहा। आए क्यों हैं अब ये जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी के दूसरे हफ्ते में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन है प्रधानमंत्री के लिए ही समझिए। अब प्रधानमंत्री के जब चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में कौन दावेदारी करे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं? मुसीबत क्या है कि इस समय मोहम्मद यूनुस अपने आप को प्रधानमंत्री की फील दिला चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते आए हैं, एडवाइजर्स होते आए हैं, लेकिन एडवाइजर्स 2 से 3 महीने के हुआ करते थे। ये भाई साहब 1.5 साल खींच गए और इनके मन में नहीं है उतरने की। अब ये चाहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पद मिल जाए या फिर जो और छोटी मोटी पार्टियां हैं वो इन्हें कुछ स्वीकार कर लें। तो मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का तो सस्पेंशन ही कर दिया कि तुम तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और बीएनपी की जो खालिदा जिया है वो बीमार पड़ी हैं। तारिक रहमान अब जाकर के दिसंबर खत्म हो रहा है, 1 महीने का समय है, फरवरी के अंदर इलेक्शन है, 1 महीने पहले लैंड होते हैं। 1 महीने पहले लैंड होते हैं तो मोहम्मद यूनुस ने ऐसी स्थिति बनाकर रखी। उस्मान हादी की मौत पर भी उसके परिवारजन एक ही आरोप लगा रहे हैं कि यह मोहम्मद यूनुस ने मरवाया है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी तो बढ़िया चल रही है। इलेक्शन हो गई तो सब कुछ उसके हाथ से छिन जाएगा। बस यहीं पर ही सारी समीकरणें बनी पड़ी हैं। खैर, खालिदा जिया की तबीयत काफी नासाज है,
खालिदा जिया जनता को संबोधित कर नहीं पा रही थी, तारिक रहमान से इंतजार काफी हो रहा था, तबीयत क्रिटिकल थी। एक बार इनकी जानकारी बाहर निकल कर आई तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी आज से महीने भर पहले इनकी मतलब तबीयत की ठीक 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 होने के लिए शुभकामनाएं दी थी कि भाई सही हो जाओ जल्दी से, गेट वेल सून टाइप से। तो इनकी पार्टी ने उसे रिकमेंड भी, मतलब वो भी किया था, एक्नॉलेज भी किया था कि थैंक यू सर, बढ़िया हो गया हमारा। आइए, तो बीएनपी जो है वो अब यहां पर चुनाव में आ रही है। अब मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है, अब यहां पर पार्टी समझिएगा। देखिए, ये जो आपका मोहम्मद यूनुस है ना, इसके द्वारा पाले गए दो चुनावी दल, एक का नाम है जमात और एक का नाम है नेशनलिस्ट पार्टी, जो बनी है अभी इन नए नौजवान लोगों के द्वारा जो बनाई गई है, यूथ पार्टी। ये दोनों पार्टियां मोहम्मद यूनुस अपने संरक्षण में लेकर बड़े हो रहे हैं, उसमें बच्चे बच्चे से लोग हैं, उनको लेकर आगे चल रहे हैं। बीएनपी पुरानी पार्टी और उसे सारे तिगड़म पता है चुनाव के, मतलब कैसे चुनाव होता है, कहां पर कार्यकर्ता होता है, कैसे पोल मैनेजमेंट होता है, सारी प्रक्रियाएं उन्हें अच्छे से अवगत हैं। ऐसे में बीएनपी जितनी ज्यादा बड़ी दावेदारी करेगी, मोहम्मद यूनुस की दावेदारी उतनी कमजोर हो जाएगी। और बीएनपी के सबसे बड़े चांसेस हारने के किस बात पर बने हुए हैं कि साहब इतने दिनों बाद आए हो, शेख हसीना से पीड़ित तो हम ही लोग होते थे, आप तो 17 साल से आनंद ले रहे थे। तो इस चक्कर में थोड़ा इनके खिलाफ अपोजिशन भी है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन साहब ये आते हैं, बड़ी भीड़ को संबोधित करते हैं और अपनी तरफ से अपोजिशन के ना होने का लाभ लेते हैं, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में है ही नहीं। अच्छा साहब, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें जो मैंने आपको बताई, जो बोलकर मैं निकल गया, वो सारी बातें यहां पर मैंने आपको रेफरेंस के अंदर दी हैं। 2024 के अंदर ये सब बातें हुई जो मैंने आपको बताया। आपको मैं फिर से एक बार ध्यान दिला दूं, ये तस्वीरें और ये सारी बातें 1996 में जो हुआ था कि खालिदा जिया ने शेख हसीना को चुनाव के अंदर अंतरिम सरकार बनाकर नहीं दी थी, ऐसे ही 2024 में शेख हसीना ने खालिदा जिया के लिए अंतरिम सरकार नहीं बनाई थी, जिसके चलते बीएनपी ने पार्टिसिपेट ही चुनाव में नहीं किया था और शेख हसीना की पार्टी एक छत्र चुनाव जीत गई थी। भारत का सपोर्ट लगा बताया, ऐसा दुनिया ने कहा। ऐसे चलते ही जनता उनके विरोध में उतर कर आई और शेख हसीना को सत्ता सरकार से उतरना पड़ा। शेख हसीना सरकार से उतरी, अब बीएनपी वापस आ रही है। तो ऐसे में शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आने के बीच में अगर किसी के लिए सबसे सही हुआ है तो वो बीएनपी के लिए हुआ है। खालिदा जिया भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन तारिक उर रहमान जो आ रहे हैं, इनके लिए अब ग्राउंड पूरी तरह तैयार है। अब कितनी पार्टियां चुनाव में हैं? 3 पार्टी फिलहाल के लिए। जमात इस्लामी, जो कि शेख हसीना ने बैन कर रखी थी, कट्टरवादी पार्टी, यही वो एंटी हिंदू सारे काम करती है, एंटी इंडिया कैंपेन यही चलाती है, पाकिस्तान प्रेमी पार्टी है ये। इसके ऊपर से मोहम्मद यूनुस ने बैन हटा दिया। तो एक तो ये पार्टी। दूसरा, ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो ये यूथ लीडर्स ने बनाई है, जो छात्र आंदोलन के लीडर्स थे, यूनिवर्सिटी के छात्र, उनकी पार्टी। और तीसरी पार्टी है बीएनपी। तो 3 पार्टी मेजर है। इनमें से 2 पार्टियों में से ये जो जमात है ना, ये जब शेख हसीना सत्ता में नहीं होती या खालिदा जिया जब सत्ता में होती है तो उनके ऊपर से बैन हटा देती हैं और ये बीएनपी के साथ चले जाया करते थे। लेकिन चूंकि बीएनपी का ग्राउंड थोड़ा कमजोर हुआ है तो ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों लोग मिलकर के बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो तारिक उर रहमान के आने वाले समय में इनको कंपटीशन दे पाएंगे किनको? जो चुनाव की तैयारी में पहले आगे निकल चुके हैं, ये एनसीपी के नेता हैं, ये सारे के सारे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया नामांकन कर रहे हैं, जनता को मोटिवेट कर रहे हैं चुनाव के लिए। ये सारे के सारे यूथ लीडर्स निकले हुए हैं। उधर की तरफ जमात भी पूरी तैयारी में निकली हुई है कि चलो चुनाव लड़ेंगे। तो तारिक उर रहमान के लिए बांग्लादेश में चुनाव लड़ना ऐसे समय पर जब यूथ ने अपनी तरफ से मोर्चा पकड़ा हुआ है और मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट उनके साथ है, थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को चुनाव को फ्री एंड फेयर दिखाने के लिए इन्हें अब लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। जब अवामी लीग सत्ता में नहीं है तो बीएनपी को लड़ने के लिए पूरा मौका देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ठीक है, चुनाव में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन साहब ये व्यक्ति अगर चुनाव जीतकर आता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो साहब, भारत के बारे में मैं पहले ही बता दूं, शेख हसीना का भारत ने जो समर्थन किया 2024 के इलेक्शन में, जब बिना अंतरिम सरकार के, बिना बीएनपी के शेख हसीना चुनाव करा गई और बहुमत से जीत गई, उस समय पर बीएनपी ने भारत के विरोध में प्रोटेस्ट किया था। इतना प्रोटेस्ट कि भारत की साड़ियां जलाओ, बायकॉट करो इंडियन प्रोडक्ट्स को। और पुराने तरीके से अगर देखा जाए तो खालिदा जिया चाइना प्रेमी ज्यादा रही हैं, हालांकि पाकिस्तान प्रेम इनके बीच में नहीं है। ये ना दिल्ली ना पिंडी, ओनली बांग्लादेश, उस फील्ड में ज्यादा मानने वाली है। तो ये पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम ना दिखाकर चाइना के प्रति प्रेम और झुकाव दिखाती रही हैं। इसलिए खालिदा जिया से भारत को कोई टेंशन नहीं रही कभी कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में कोई मोमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस आते हैं तो मोहम्मद यूनुस
जमात और एनसीपी के छात्रों के साथ मिलकर के पाकिस्तान से गठजोड़ कर लेंगे तो एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस समय बांग्लादेश में बड़ी स्थिति गंभीर हो रखी है। बीएनपी चाइना से ज्यादा फेवर पसंद करती है, पाकिस्तान से नहीं। और यही कारण है कि बीएनपी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है। बीएनपी प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में थैंक यू बोली थी जब भारत ने इनकी मतलब तबीयत सही होने के लिए मैसेज किया था। शेख हसीना के खिलाफ ये रही है क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चीफ एडवाइजर जो इस समय लोगों को वोट देने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उन वोट देने के लिए मोटिवेट करने में लगे मोहम्मद यूनुस को तारिक पसंद नहीं करते। तारिक रहमान उनकी विदेश नीति की तीखी आलोचना करते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं, ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। यही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसका मतलब मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज करने के चलते इन्हें इनका फेवर वाला आदमी नहीं माना जा सकता। इसीलिए हमने आज के टाइटल में यह कहा है कि इनका नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, इनका नुकसान और हमारे लिए इनका नुकसान, मतलब पाकिस्तान से जो इन्होंने प्रेम बढ़ाया है उसके साथ में भारत को भी टसल है। तारिक रहमान आते हैं तो भारत ने पहले भी खालिदा जिया की सत्ता देखी है तो वो फिर से देख सकता है। लेकिन ये यदि आते हैं तो एक्सट्रीमिज्म पनपेगा बांग्लादेश के अंदर, काफी ज्यादा पाकिस्तान प्रेम पनपेगा, कट्टरवाद पनपेगा, भारत के लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। लेकिन अगर तारिक रहमान आते हैं, भले ही वो खालिदा जिया शेख हसीना के खिलाफ हो, लेकिन ये इनके मोहम्मद यूनुस के भी खिलाफ हैं, ऐसे में भारत के लिए एक लेवल प्लेइंग पार्टनर पड़ोस में रहेगा। यानी कि ऐसा देश पास में रहेगा जिसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन द्वेष नहीं होगा। इस बात के चलते फिलहाल के लिए इनका यहां पर जीतना और इनका यहां सरवाइव करना महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि मैंने थोड़े से सेशन में बहुत सारी बातें एक साथ समेटने का जो प्रयास किया वो आप तक पहुंच गया हो। जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अवश्य साझा करें। देखिए, इतनी मेहनत करके जो आप तक कहानियां लेकर आते हैं ना, आपसे एक छोटी सी चीज चाहते हैं और वो है कि आप जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। फायदा ये होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आपके लिए जो मेहनत हम करते हैं, तथ्यों को कलेक्ट करके धागे जोड़ करके इधर से उधर जो लेकर आते हैं, उसमें लगता है कि आप उसको पहचान दे रहे हैं, आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो बस इतना सा प्रयास कर दीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक करें, औरों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिप्टो की सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो उसकी मास्टर क्लास आज शुरू हो चुकी है। पहला लेक्चर कल जा चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसकी सराहना की है। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड लेक्चर बस इसके तुरंत पीछे पीछे आप देख लीजिए, इसके पीछे ही यानी इस वीडियो के साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लगा हुआ दिख जाएगा, आप उसे जाकर देखिए। हम उसको आई लिंक पर भी कनेक्ट कर देते हैं, आप वहां से भी वीडियो के साइड में से जाकर उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्रिप्टो में स्पॉट वर्सेस डेरिवेटिव ट्रेडिंग डिस्कस की है, प्लेटफॉर्म का यूज करना सिखाया है, आप जाकर देखें। और हाँ, बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, अपनी पाठशाला के अंदर आरएएस, पीपीएससी, तमाम कोर्सेज पर 50% ऑफ है, आप जाकर के उसका लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।